हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास 11th केमिस्ट्री वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू चैप्टर के बारे में, जिसका नाम होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी इन पीरियड। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर हम लोग अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि कितना सिलेबस हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस है, जिसमें हमें स्टार्ट करना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से। ठीक है, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को। इसके पहले भी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल दिया गया था, और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से पहले का जो हिस्ट्री है, यानी जिससे कैसे पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आया, उसका हिस्ट्री भी आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसका हिस्ट्री आप क्लास 10th में पढ़े हुए होंगे। वहाँ पे भी ये चैप्टर है, तो वहाँ पे आपको उसका हिस्ट्री बताया गया होगा। इस बार आपके सिलेबस से उसके हिस्ट्री को निकाल दिया गया है, और चैप्टर का सिलेबस जो निर्धारित किया गया है वो आपका है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट होगा, जिसमें आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जानना होगा, और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी अभी जो हम लोग पीरियोडिक टेबल यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ जानना है। उसके बाद आप जानेंगे पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी का ट्रेंड क्या है, पीरियड में क्या प्रॉपर्टी में चेंजेस होते हैं, और ग्रुप में क्या प्रॉपर्टी में एलिमेंट के चेंज होते हैं, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पढ़ना होगा। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो एटॉमिक रेडियस होगा। ठीक है, एटॉमिक रेडियस सिंगुलर वर्ड है, रेडियाई उसका प्लूरल वर्ड होता है। तो इस तरह एटॉमिक रेडियाई जो है पीरियड में कैसे चेंज होता है, वेरी करता है, और ग्रुप में कैसे चेंज होता है, इसके बारे में यहाँ जानना है। उसके बाद आयनिक रेडियाई के बारे में जानना है। फिर उसके बाद हम लोग इनर्ट गैस रेडियस के बारे में जानेंगे। ठीक है, इनर्ट गैसेस में रेडियस का जो चेंज है वो पीरियड और ग्रुप में किस तरह से देखने को मिलता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, उसका चेंज कैसे पीरियड में होता है और ग्रुप में, ये भी जानना है आपको यहाँ। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है, इसका ग्रुप में और पीरियड में कैसा वेरिएशन होता है, ये देखना है। फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में जानेंगे, वैलेंसी के बारे में, और 100 तक के एलिमेंट, 100 से जो एबव एलिमेंट्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, यानी 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, यानी उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो इस तरह हम लोग एक एक टॉपिक लेते चलेंगे और उसके बारे में हम लोग जानते चलेंगे। आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुँचे। ठीक है, यानी उसको हम पहले आपको बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने सिलेबस के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम लोग जान लेते हैं कि ये हमारा चैप्टर का जो नेम है उसमें हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। आप जानते हैं कि शुरू में बहुत लिमिटेड एलिमेंट थे, उनका संख्या कम था, तो शुरू में कम संख्या था तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट आगे बढ़ते गए, लोग हमारे जानकारी में होते गए एलिमेंट, तो फिर उनकी प्रॉपर्टी को लर्न करना और उसको याद रखना ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, यानी प्रॉपर्टी याद करना आसान नहीं हो पा रहा था। उसी के लिए जो है साइंटिस्टों ने सोचा कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए जिससे एलिमेंट की प्रॉपर्टी को याद करने में आसानी हो, और इस तरह हम क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़े। अब ये जो क्लासिफिकेशन वर्ड है उसमें कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी एक समान थी उनको एक साथ रखा, और ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी उनको एक तरफ रखा। तो इस तरह से जो पैटर्न बना उसी को हम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब हुआ कि एलिमेंट को उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से डिवाइड कर देना। ऐसे एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होंगी उनको एक साथ रखा, ठीक, और ऐसे एलिमेंट जिनकी डिसिमिलर प्रॉपर्टी थी उनको
उनको एक साथ रखा, यानी उसको अलग कर दिया। ठीक, तो इस तरह क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? क्लासिफिकेशन का मतलब है कि डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट हैं, जिनमें से सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक तरफ रख देना और जिनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच नहीं करती है, यानी डिसिमिलर एलिमेंट वाले प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को अलग रख देना, यही क्लासिफिकेशन का मतलब है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का यही मतलब हुआ कि ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी एक समान होगी उनको अलग जगह दिया जाएगा, और जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी, उनको अलग जगह दिया जाएगा। तो यही है क्लासिफिकेशन का मतलब। अब यहाँ पे हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल का मतलब होता क्या है, क्यों हमें पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, यानी पीरियोडिक टेबल की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, तो आपको पता होना चाहिए कि 17th सेंचुरी के लास्ट में, एंड ऑफ 17th सेंचुरी के लास्ट तक हमारे पास 31 एलिमेंट थे। ठीक है, 31 एलिमेंट थे 17th सेंचुरी के लास्ट तक। तो इस तरह 31 एलिमेंट की प्रॉपर्टी को याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी शुरू में, लेकिन जैसे जैसे हम 31 सेंचुरी से आगे बढ़ते गए वैसे वैसे एलिमेंट की संख्या बढ़ती गई, यानी संख्या फिर 63 एलिमेंट हुए। ठीक है, और फिर 63 एलिमेंट होते होते प्रेजेंट टाइम में हमारे पास नोन एलिमेंट कितने हैं? तो ये प्रेजेंट टाइम में नोन एलिमेंट हमारे पास हैं, ये हैं करीब 114। अगर टोटल एलिमेंट की बात करें तो टोटल 118 है, लेकिन 114 तक एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, उनकी नेमिंग भी फाइनल हो चुकी है। बाकी 118 के लिए जितने भी एलिमेंट यहाँ 4 बच रहे हैं उन पे साइंटिस्ट अभी लगे हुए हैं, वो आर्टिफिशियल एलिमेंट है, उनकी भी डिस्कवरी क्लियर हो जाएगी, नेमिंग भी हो जाएगी IPSC के थ्रू, और फिर इस तरह जो है हम उनको भी यहाँ पे जानने लगेंगे। फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास विद सिंबल, यानी पूरी तरह से उसको वेरीफाइड कर सकते हैं, वो एलिमेंट है 114। तो सोचिए अब 114 एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी और उन सभी प्रॉपर्टी को हम याद रखने में हमारे लिए समस्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसी वजह से हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी, और इसी तरह क्लासिफिकेशन करते करते अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने तरीके से क्लासिफिकेशन का प्रयास किया, और उस सभी में से मेंडलीफ का जो क्लासिफिकेशन था वो ज़्यादा फेमस हुआ। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जब किया गया तो वो पीरियोडिक टेबल बनाने की तरफ बढ़ा गया, और वो पीरियोडिक टेबल किसने बनाने का काम किया? लास्ट में मेंडलीफ ने बनाने का काम किया। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि कैसे पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आया, तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो वर्क करना स्टार्ट किया वो डोबेराइनर साइंटिस्ट थे। ठीक है, और डोबेराइनर ने ट्रेड्स लॉ दिया था। तो यहाँ आप फर्स्ट जो पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रयास किया, यानी अपनी तरफ से एलिमेंट के क्लासिफिकेशन को इजी करने का जो प्रयास किया, वो साइंटिस्ट थे डोबेराइनर। ठीक है, तो डोबेराइनर ट्रेड्स लॉ, अब इन्होंने ऐसे 3 एलिमेंट का पेयर बनाया, और उन 3 एलिमेंट के पेयर में से जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मास को सम करने पर बीच वाले एलिमेंट के मास के बराबर आता है, और इसी को डोबेराइनर ट्रेड्स लॉ के नाम से जानते हैं। और ये आप ट्रेड्स लॉ क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास जो है वो इसका है 7। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, मास 7 होता है, इसका मास 23 होता है, इसका मास 39 है। तो इस तरह अगर आप सोडियम का मास निकालना चाह रहे हैं बीच वाले एलिमेंट का, तो आपको 7 + 39 का एवरेज निकालना पड़ेगा। अब ये एवरेज आपको ऐड करने पर क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको 16
और ये 46/2 यानी 23। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के सम का एवरेज है। तो इस तरह से इन्होंने तीन एलिमेंट का पेयर बनाने का प्रयास किया और एलिमेंट के क्लासिफिकेशन को आसान करने का इस तरह इन्होंने प्रयास किया, लेकिन इनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली। यानी जितने भी आप देख रहे हैं कि शुरुआत ही किससे हुआ है, एटॉमिक मास से हुआ है। तो एटॉमिक मास ही एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का बेस था। यानी जितने भी क्लासिफिकेशन करने के प्रयास किए गए वो सभी एटॉमिक मास के बेसिस पे किए गए। तो यहाँ पे डोबेराइनर ने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया, लेकिन उसको आगे सफलता नहीं मिल पाई और ये कुछ ही एलिमेंट तक इनका जो क्लासिफिकेशन है वो सक्सेसफुल रहा, बाकी आगे जाके ये फेल कर गया। तो इस तरह डोबेराइनर ने अपना प्रयास किया। अगर हम सेकेंड प्रयास की बात करें तो सेकेंड प्रयास में न्यूलैंड, ठीक है, न्यूलैंड एक साइंटिस्ट हुए। अब न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स लॉ के नाम ऑक्टेव्स लॉ दिया था, ठीक है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक, इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से जानते हैं। और इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे ही एलिमेंट को दिया था। यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने का जो इनका भी बेस था वो क्या था, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया और इस तरह इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट हैं वो उन दोनों की प्रॉपर्टी एक समान होगी और वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के नीचे रहेंगे, ठीक है। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और आठवां जो एलिमेंट होगा वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के नीचे आएगा, क्योंकि उन दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक समान होती है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे म्यूजिक में बात करें, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा से स्टार्ट होता है और लास्ट में भी एट्थ नोट्स जो है वो भी सा ही आता है। तो इस तरह फर्स्ट नोट्स म्यूजिक का और एट्थ नोट्स ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं, सिमिलैरिटी रखते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए ये बताया कि फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट दोनों एक दूसरे के नीचे आते जाएंगे। कहीं से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट दोनों एक दूसरे के नीचे आएंगे, क्योंकि उन दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक दूसरे से मैच करती होगी। जैसे लिथियम, यहाँ से हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अभी नियॉन तो ये उस समय था नहीं अभी, ठीक है। तो यहाँ से नियॉन रहेगा नहीं, सोडियम, तो सोडियम कहाँ आ जाएगा, लिथियम के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह एक ग्रुप बन जाएगा आगे जाके। तो इस तरह इन्होंने अभी ग्रुप और ये सब इनर्ट गैसेज ये भी डिस्कवर नहीं हुए थे, यानी जब ये सब पीरियोडिक टेबल दिया जा रहा था। तो यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और उसके बाद सोडियम। तो इस तरह फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट एक दूसरे के नीचे आ गए, क्योंकि और इन दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करेगी। इस तरह से इन्होंने न्यूलैंड ने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया, लेकिन ये भी ज़्यादा एलिमेंट के ऊपर इनका जो प्रयास था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लोथर मेयर। तो लोथर मेयर ने कर्व बना के एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया था, लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो लोथर मेयर अरेंजमेंट, ठीक, तो लोथर मेयर ने कर्व बनाया और कर्व बना के एलिमेंट को उनकी मेल्टिंग पॉइंट और वॉल्यूम ये सब लेते हुए उन्होंने कहा कि जो कर्व था उस कर्व पे जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी वो कर्व में एक दूसरे के सीध में, यानी एक समान लाइन में वो एक दूसरे के सामने सामने एलिमेंट आएंगे, ठीक है। जैसे इस तरह अगर कर्व बना तो ये कर्व ऐसे ऐसे है, तो जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ मान लीजिए ए एलिमेंट है तो ए और बी, ठीक, ये आएंगे, यानी इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक समान होगी। यानी जो एलिमेंट एक समान प्रॉपर्टी वाले होंगे वो कर्व में एक दूसरे के आमने सामने, मतलब एक दूसरे के ऊंचाई पे, समान ऊंचाई पे
होंगे। ठीक है, तो इसी तरह इन्होंने एलिमेंट के क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया, लेकिन इनको भी ज़्यादा सफलता नहीं मिली। ये सारा क्लासिफिकेशन अभी एटॉमिक मास पे ही चल रहा है, यानी सब का जो ओरिजिन है, आधार है, वो कौन है? एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। ठीक है, तो इस तरह लोथर मेयर भी आगे जाके सफल नहीं हो पाए। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक प्रयास किया और अच्छा प्रयास किया। इन्हीं के आसपास जो है नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेंडलीफ। ठीक है, और इस मेंडलीफ ने जो क्लासिफिकेशन किया, वो अभी तक जितने भी साइंटिस्ट उसके पहले क्लासिफिकेशन कर रहे थे एलिमेंट का, वो सभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन मेंडलीफ का जो क्लासिफिकेशन था वो सबसे अच्छा माना गया, और ये क्लासिफिकेशन पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ। ठीक है, इसीलिए मेंडलीफ के क्लासिफिकेशन को पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट कर लिया गया, और इन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था, यानी टेबुलर फॉर्म में इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया मेंडलीफ ने, वो भी एटॉमिक मास पे ही बेस्ड था। ठीक है, एटॉमिक मास पे ही बेस्ड था, और इन्होंने टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, यानी कह सकते हैं आप कि इनको पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रयास किया था, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यानी मेंडलीफ ने ही पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रयास किया था। ये रूस के एक प्रोफेसर थे, और उन्होंने अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, केमिस्ट्री की स्टडी को आसान बनाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को इजी करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे थे, और उनको लास्ट में जाके सफलता मिली, और इस तरह उनके पीरियोडिक टेबल को पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया, और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए। तो इस तरह पीरियोडिक टेबल बनाने का जो श्रेय है वो मेंडलीफ को जाता है। और इस तरह मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, अगर आपसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, तो आप कह सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ the known elements according to their properties in a tabular form। ठीक है, यानी टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट को अरेंज कर देना उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, यही पीरियोडिक टेबल कहलाता है। और ऐसा ही टेबल बनाने का प्रयास मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ के समय में करीब 63 एलिमेंट थे। जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल किया था, बनाया था, तो उस समय एलिमेंट की संख्या कितनी थी? 63 थी। और इन्होंने 63 एलिमेंट को उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के, ठीक है, उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड के फार्मूला के बेसिस पे इन्होंने टेबल बनाने का प्रयास किया था। और इस तरह मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप, ठीक है, 8 ग्रुप और 6 पीरियड थे। जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया था तो 8 ग्रुप और 6 पीरियड थे। ग्रुप इन्होंने किसको बोला था? जो वर्टिकल कॉलम है उसको ग्रुप बोला था, वर्टिकल, यानी ग्रुप वर्टिकली होता है, और जो पीरियड है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है उनको ग्रुप कहा था। ठीक है, तो इस तरह अगर हम बात करें, ये ग्रुप हो गया, ठीक, और इस तरह आप जाएंगे तो ये ऊपर से नीचे ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, और इधर टॉप लेफ्ट टू राइट ये पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह मेंडलीफ ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया टेबुलर फॉर्म में, इस तरह टेबल के फॉर्म में उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट को, तो उनके टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट करने पर जो
एक चार्ट टेबल बन के आया, उसमें वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जो डिवीज़न किया गया उसको उन्होंने पीरियड कहा। और इस तरह मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में टोटल 6 पीरियड थे, ठीक है। और उनके वर्टिकल जो क्लासिफिकेशन डिवीज़न किया उन्होंने टेबलर फॉर्म में, उसको ग्रुप कहा था और ग्रुप की संख्या कितनी थी? 8 थी। तो इस तरह मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट कर लिया गया। और आज जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो एक तरह से मेंडलीव का ही पीरियोडिक टेबल है, लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में समय के साथ साथ जो कमियां थी, जो ड्रॉबैक थे, उनको रिमूव किया गया और आज हमारे पास एक अच्छा सा और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मौजूद है। तो हमें वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पढ़ना है, लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा और आपको नॉलेज हम दे देते हैं। इसका क्लासिफिकेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ठीक है, और इसका ड्रॉबैक क्या है, तो ये सब भी हम लोग जान लेते हैं। तो स्टूडेंट, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात हम लोग कर रहे हैं। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे बनाया था। और अगर उसको हम पीरियोडिक लॉ कहें कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक लॉ क्या है, तो इन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। तो आप कह सकते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो पीरियोडिक लॉ था, जिस आधार पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना था, उसमें जो प्रॉपर्टी है पीरियोडिक लॉ की, वो कह सकते हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मासेस, ठीक। तो एटॉमिक मास यानी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होती है। तो एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन का मतलब एक सर्टेन इंटरवल के बाद जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे से मैच करती रहती है और उसको एक दूसरे के नीचे हम लगाते चले जाते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन मतलब सर्टेन इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टी में जो चेंजेस, वेरिएशन आते हैं, उसी के नाम से यहाँ जाना जाता है। तो इस तरह एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मास के, यानी एटॉमिक मास पे प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। एटॉमिक मास के बदल जाने की वजह से एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। तो ये तो हुई पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक लॉ, यानी इसी लॉ पे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। तो इस तरह मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब आ गया तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की हम कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हमने अभी बताया आपको कि जो ग्रुप कितने थे, उसमें 8 ग्रुप थे। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें 8 ग्रुप थे और 6 पीरियड थे उस टेबल में, ठीक है। तो 8 ग्रुप और 6 पीरियड से ये टेबल बना था। और इस तरह इस टेबल में एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया गया था एलिमेंट को। और एलिमेंट जो कुछ एलिमेंट के प्रिडिक्शन की गई थी, यानी उनका आगे खोजे जाएंगे ऐसा अनुमान लगाया गया था। और मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, लेकिन उनको उन एलिमेंट के बारे में नहीं मालूम था कि वो एलिमेंट कौन होंगे, क्या नाम होगा उनका, ठीक है। इसके बारे में मेंडलीव नहीं जानते थे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने बता रखा था। और वो अपने पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट को दूसरे नामों से उन्होंने बताया था, ठीक है। यानी उन एलिमेंट के बारे में कहा था कि ये हम नाम दे रहे हैं इन एलिमेंट का, और आगे फ्यूचर में ये एलिमेंट इसी तरह की प्रॉपर्टी शो करती हुई दिखेंगी। और वो एलिमेंट को उन्होंने जगह जो दिया था पीरियोडिक टेबल में, वो एक का एल्यूमिनियम और दूसरा था एक का सिलिकॉन, ठीक है। ये दो ऐसे एलिमेंट उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह दिया था।
और इस तरह एका एल्युमिनियम की जो प्रॉपर्टी उन्होंने बताया था, बाद में उसी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी देखने को मिली, इसको एका एल्युमिनियम को गैलियम पाया गया कि गैलियम की प्रॉपर्टी इसी तरह की थी, और एका सिलिकॉन को बाद में जब खोजा गया तो वो जर्मेनियम निकला। तो इस तरह गैलियम और जर्मेनियम दो एलिमेंट के फ्यूचर के बारे में उन्होंने पहले ही बता रखा था। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मेंडलीफ एज अ एस्ट्रोलॉजर भी उनका पीरियोडिक टेबल वर्क करता है, यानी उन्होंने फ्यूचर में एलिमेंट के खोजे जाने की संभावना को पहले ही व्यक्त कर दिया था। तो पहला फ़ायदा तो यही हुआ इस पीरियोडिक टेबल के पढ़ने की वजह से कि हमें फ्यूचर में एलिमेंट के खोजे जाने की संभावना बनी, और दूसरा आप कह सकते हैं कि इससे एलिमेंट की स्टडी आसान हो गया, यानी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को याद रखना, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना ये आसान हो गया। तो इस तरह ये पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के ये फ़ायदे हो गए कि उससे एलिमेंट की स्टडी आसान हो गया, और दूसरा फ्यूचर में एलिमेंट के खोजे जाने की संभावना बढ़ा। ठीक है, तो इस तरह मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल ये हमारे सामने था। अब हम लोग देख लेते हैं कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का डिफेक्ट क्या है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का डिफेक्ट क्या था। ठीक है, तो डिफेक्ट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अगर डिफेक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट डिफेक्ट तो यही है कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए कोई स्पेशल पोजीशन नहीं था, यानी हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ रखा गया है। तो हाइड्रोजन प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट ए। ठीक है, हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया है, और फर्स्ट ए ग्रुप कौन है? एल्कली मेटल्स है। तो इस तरह एल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन को जगह दिया गया है, और हाइड्रोजन का एल्कली मेटल्स के साथ ही नहीं, उसको फर्स्ट ए और इस तरह सेवेंथ ग्रुप में भी रखा गया है। तो ये हाइड्रोजन का पोजीशन क्लियर नहीं है, ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का एक तरह से ड्रॉबैक है कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप में भी रखा गया है एल्कली मेटल्स के साथ, और सेवेंथ ग्रुप में रखा गया है हैलोजन्स के साथ। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन्स ग्रुप कहलाते हैं, तो उनके साथ भी हाइड्रोजन को रखा गया है, और एल्कली मेटल्स के साथ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम के साथ भी हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में जगह दिया गया है, यानी उसकी पोजीशन क्लियर नहीं है कि वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ होगा, और यही डिफेक्ट है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का। अगर सेकेंड डिफेक्ट की बात करें तो एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का एनॉमलस पेयर, यानी ऐसे ऐसे पेयर बना दिए गए हैं एलिमेंट का, और वो पेयर एलिमेंट का नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये एनॉमलस पेयर ये एक तरह से डिफेक्ट बन गया इसके पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड डिफेक्ट देखा जाए तो ये डिसिमिलर एलिमेंट को उन्होंने एक साथ रख दिया है एक ही ग्रुप में, और सिमिलर एलिमेंट को अलग अलग रख दिया है, तो ये भी एक तरह का डिफेक्ट है। तो डिसिमिलर एलिमेंट ग्रुप टुगेदर and similar elements placed in different group। ठीक है, तो सिमिलर एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में और डिसिमिलर एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रख दिया गया है, और ये इस पीरियोडिक टेबल का एक तरह से कंट्रोवर्सी है, यानी ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे एल्कली मेटल्स के साथ, ठीक है, एल्कली मेटल्स के साथ जो है इन्होंने क्वाइनेज मेटल को भी रख दिया है। एल्कली मेटल में सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, ये सब आते हैं। इन्हीं के नीचे ये कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। ठीक है, ये क्वाइनेज मेटल कहलाते हैं। ठीक है, क्वाइनेज मेटल हैं ये, और ये एल्कली मेटल हैं। तो एल्कली मेटल के साथ क्वाइनेज मेटल को ही रख दिया है। ये
पोजीशन, इन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इनकी अलग प्रॉपर्टी है और इनकी अलग प्रॉपर्टी है, यानी दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, फिर भी मेंडलीफ ने इनको यानी सिमिलर एलिमेंट को और डिसिमिलर एलिमेंट को एक ही साथ टेबल में जगह दे दिया है और ये इनके पीरियोडिक टेबल का एक तरह से डिफेक्ट है। ठीक है। उसके बाद लास्ट डिफेक्ट की अगर बात करें तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8। ठीक है, ग्रुप 8 एलिमेंट की पोजीशन स्पष्ट नहीं है, यानी 9th एलिमेंट जो है उसको ग्रुप 8 में कई एलिमेंट को एक साथ रख दिया गया है, यानी कोई उसका एक सिमिलर पोजीशन नहीं है कि कहाँ पे उस एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में रखा जाएगा। ठीक है, जैसे आपको आयरन, कोबाल्ट और निकिल, ठीक है, इन सब को उसी ग्रुप में ऐसे 3-3 एलिमेंट के पेयर ऐसे बना के रखे गए हैं, यानी 9th एलिमेंट के बारे में कुछ ऐसा कहा नहीं गया है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8 क्लियर नहीं है, जो इस पीरियोडिक टेबल का एक तरह से डिफेक्ट है। तो ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का डिफेक्ट ये हुआ पहला कि हाइड्रोजन का पोजीशन उसका क्लियर नहीं है, और दूसरा एनॉमलस पेयर हैं एलिमेंट के, और उन एनॉमलस पेयर की वजह से ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, डिसिमिलर एलिमेंट को एक ही साथ एक ही ग्रुप में रख दिया गया है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एल्कैली मेटल्स और क्वाइनेज मेटल को एक साथ रखा गया है। उसके बाद पोजीशन जो 8th ग्रुप के एलिमेंट की है वो स्पष्ट नहीं है, यानी कोई उनको अच्छे से स्पेसिफिक पोजीशन टेबल के अंदर नहीं दिया गया है। तो ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक था, और ये अभी तक हमारा सिलेबस मतलब ये एग्ज़ाम में पूछने के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी हम लोग एक तरह से इंट्रोडक्शन जान रहे थे। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो वहाँ पे फिर हम लोग अपना सिलेबस का पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो हमारा स्टार्ट होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। तो इस तरह मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग अपने सिलेबस की बात करेंगे और वो हमारा स्टार्ट होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। तो थैंक यू।